गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सरवण कुमार तेजा और आज हम सियासी फैक्ट एंड रूल के सेक्शन 2 को कवर करेंगे। और मैं जो क्लास बना रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की बना रहा हूँ, वो इसलिए जिससे कि आपको रील देखने का पर्याप्त समय मिल पाए। अब इस सहयोग के बदले आपने कौन सा सहयोग करना है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। समझ रहे हो हम कौन सी थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि पहले 15 मिनट रील देखूंगा, उसके बाद पढ़ाई करूंगा, है ना। तो ऐसे लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो समझते हैं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, औद्योगिक उपक्रम, औद्योगिक औद्योगिक उपक्रम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि उद्योग या कंपनी करती क्या क्या है। एक तो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्या करती है? पहला मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा होता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। और तीसरा होता है सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि मैं किसी चीज़ का उत्पाद करता हूँ या किसी प्रोडक्ट को मैं बनाता हूँ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी मेरी है, बनाता भी मैं ही हूँ और सेल भी मैं ही करता हूँ। इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसमें एक प्रोसेसिंग यूनिट आ जाती है, जैसे कि प्रोसेस, उसको किसी मटेरियल को प्रोसीड करते हैं हम, जैसे दूध को क्या नया जो पाउच पैकिंग आती है हमारी, हम उसको नया दूध तो बना नहीं देते, उसको पॉस्चराइज करके मार्केट में भेज देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, उसको प्रोसेसिंग कर देते हैं हम, है ना। जैसे ऑयल को रिलायंस इंडस्ट्री क्या करती है, बाहर से वो क्रूड ऑयल मंगाती है, उसको प्रोसीड करती है, पेट्रोल और डीजल बना देती है। ठीक है। दूसरा आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब कि भाई मैंने किसी से सामान मंगवाया, अपना ले मैंने किसी से प्रोडक्ट बनवाया, अपना लेबल चिपकाया और उसको आगे सेल कर दिया। ठीक है, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं। फिर आता है थर्ड नंबर पे सर्विस। सर्विस क्या है? जिस तरीके से हमारे बैंक्स, बैंक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक्स बैंक्स क्या कहते हैं कि भैया अगर आप महीने में कुछ बचत कर पाते हैं तो वो पैसा आप मुझे दे दो, मैं उसको सुरक्षित रखूंगा। और अगर अगर आप मुझे उसको लंबे समय तक दे के रखते हैं तो मैं उसके बदले में आपको कुछ ब्याज भी दे दूंगा। और यदि आपको पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, उसके बदले में मैं आपसे थोड़ा सा ब्याज ले लूंगा। तो वो क्या कर रहा है, कुछ सामान तो बेच नहीं रहा, ना वो पैसों को बना रहा है। तो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहा है, यानी कि सर्विस दे रहा है। जैसे कि हम मान सकते हैं जोमेटो। जोमेटो क्या करता है, वो अगर आपकी गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई तो आपने ऑर्डर किया, जोमेटो वाले ने क्या किया, आपको ला के गुलाब जामुन दे दिया। तो वो क्या कर रहा है, वो सेलर को भी सर्विस दे रहा है और एक तरीके से आपको भी सर्विस दे रहा है। खाना तो वो भी नहीं बना रहा है। तो ये तीन तरीके से काम करती है। अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है औद्योगिक उपक्रम। ये कहता है औद्योगिक उपक्रम वो व्यापार है या उद्योग है, और इंक्लूडिंग वो भी इसका हिस्सा है, जो शेड्यूल इंडस्ट्री में है। अनुसूचित उद्योग का भी हिस्सा है। कोई औद्योगिक उपक्रम उसको बोलेंगे जो अनुसूचित उद्योग का भी हिस्सा है। कोई व्यापार हो सकता है, कोई उद्योग हो सकता है ना। और इसको कंट्रोल या रेगुलेट कौन करता है? इसको गवर्नमेंट करती है। ठीक है। इट कैन आल्सो कवर एनी बिजनेस एक्टिविटी, व्यवसायिक गतिविधि, कोई व्यापार या कोई सर्विस। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि तीन तरीके के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। वो भी यही कह रहा है कि भैया तो वो कोई बिजनेस एक्टिविटी हो, ट्रेड व्यापार हो या फिर कोई सर्विस हो, दैट पार्लियामेंट कैन रेगुलेट बाय लॉ। और देखो, ये इस उद्योग में ये आ जाता है, ये जो औद्योगिक उपक्रम है ये क्या होते हैं, ये आगे आएगा आपका, प्राइवेट और ये पब्लिक सेक्टर के दोनों हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर, जो औद्योगिक उपक्रम है ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक सेक्टर के भी हो सकते हैं। और इन दोनों के लिए नियम कौन बनाएगी? वो बनाएगी पार्लियामेंट, चाहे वो पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र का हो या फिर वो प्राइवेट हो। समझ में आया? तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो औद्योगिक उपक्रम है ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं।
इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द पब्लिक सेक्टर, क्या है ये? औद्योगिक उपक्रम जो हमने अभी पढ़ा इन द पब्लिक सेक्टर, इसका मतलब ये है कि भैया ये सरकारी रहेंगे। ये क्या है? दिस इज एन इंडस्ट्री दैट इज अ बॉन्ड, या तो मालिकाना हक रखते हो, या वो प्रबंधन करती हो, या कंट्रोल करती हो, उसको नियंत्रित करती हो। कौन? गवर्नमेंट, ठीक है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम। अ गवर्नमेंट कंपनी एज अ डिफाइंड इन सेक्शन 617 कंपनी एक्ट 1956। ये क्या है? वो कंपनियां किसमें लिस्टेड है, किसके बारे में? हमें उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? 617। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं? अ गवर्नमेंट कंपनी एज ए डिफाइंड, परिभाषित की गई है इन द सेक्शन 617 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। 1956 अधिनियम के सेक्शन धारा 617 में उन कंपनियों का जिक्र किया गया है जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। अ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय, बनाया गया, एक निगम बनाया गया अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंटर के अंतर्गत भी हो सकता है, वो स्टेट के, प्रोविंशियल मतलब होता है प्रांतीय, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हो सकता है, और विच इज मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और उसको पूर्ण तरीके से उसका प्रबंधन और उसका नियंत्रण किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा। उसको हम पब्लिक सेक्टर की या सरकारी उद्योग या कंपनी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ये क्या है? ये है औद्योगिक संस्थान। इसको मत पढ़ना आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये क्या है? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि औद्योगिक प्रतिष्ठान या संस्था। अब इसमें क्या है? ये वैसे कह रहा है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कोई औद्योगिक उपक्रम हो सकता है इसमें। औद्योगिक उपक्रम हमने क्या बताया कि वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का किसी का भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का किसी का भी हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में क्या आ जाता है? उसमें मैन्युफैक्चरिंग, इसमें वो उद्योग भी आते हैं जो प्राइवेट हो, उसमें वो उद्योग भी आते हैं जो सरकारी हो, और इसमें सारे वो आते हैं चाहे वो सर्विस करता हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करता हो, या कुछ भी करता हो। तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में वो दोनों ऊपर के आ जाते हैं जो हमने पढ़ा अभी। समझ में आया? देखो ये क्या कह रहा है? इट इंक्लूड्स बिजनेस एंगेज्ड इन इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विस। इसमें वो सब तीनों आ जाते हैं, वो प्राइवेट और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, औद्योगिक उपक्रम प्राइवेट हो सकते हैं, सरकारी हो सकते हैं। जो पब्लिक सेक्टर के हैं वो तो सरकारी रहेंगे, उनका सारा कंट्रोल किसके पास रहेगा? सरकार के पास। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग भी आ जाएगा और आपका पब्लिक सेक्टर की वो भी कंपनियां भी आ जाएगी। ये कह रहा ना कंपनी एज ए डिफाइंड ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो ये यहां तक है। अब इसमें हम और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनमें जो मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या चेंजेस, सॉरी क्या क्या डिफरेंस रहता है। अब ये मान लो आप, ये क्राइटेरिया है, ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, ये पब्लिक सेक्टर की है, और ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। ये तो वैसे तो मैं बता चुका हूं। एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, गवर्नेंस मैनेज, मतलब इसका सारा जो करती है सरकार करती है, ये थोड़ा सा वाइडर है, इसको आप छोड़ ही दीजिए। आगे पढ़ते हैं जो मेन इसका, जो मेन इसमें डिफरेंस है। ये भी हम बता चुके हैं, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ये पब्लिक है, एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के ही रहते हैं ये, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, इसमें ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप अभी दिखाया गया था उसमें। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे कि इससे समझिए आप, ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, औद्योगिक उपक्रम, इसमें टाटा स्टील है, रिलायंस है, इंडस्ट्रीज है। समझ में आया? ये मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, लेकिन इसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में दोनों आ जाती है, ध्यान रखना।
सेल है, ओएनजीसी है, बीएचएल है। ठीक है, अब ये दोनों इसमें चली जाएगी। ये क्या है? अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें क्या, इन्फोसिस आ जाएगा, रिलायंस आ जाएगा, सेल आ जाएगा, टाटा आ जाएगा, कंसल्टेंसी और सर्विस आ जाएगी। तो कुल मिला के जो हमने दोनों पढ़े उसी को अंडरटेक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया ही होगा। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्या है? A business venture jointly carried out by the central और स्टेट गवर्नमेंट along with the private industry। ये कह रहा है कि जब कोई उद्योग किसके साथ चलाए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उसमें कोई व्यक्ति शामिल हो, कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है प्राइवेट, उसको हम जॉइंट वेंचर बोलेंगे अलॉन्ग विद प्राइवेट इंडस्ट्री। इसमें कह रहा है कि भैया एक हिस्सा उसमें सरकार का हो और दूसरा किसी प्राइवेट व्यक्ति का या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो। जैसे कि जीएमआर ग्रुप और प्लस एएआई। जीएमआर ग्रुप एक इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में बहुत बड़ा ग्रुप है और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बनाता, ये पोर्ट और बहुत सारी चीजें बनाता है एनर्जी फील्ड में भी, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका बहुत बड़ा नाम है। एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये आईजीआई एयरपोर्ट कहाँ पे? दिल्ली, दिल्ली। तो जीएमआर ग्रुप और एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर क्या बनाया? आईजीआई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। अब इसमें यहाँ पे सिक्योरिटी कौन दे रहा है? यहाँ पे दे रही है सीआईएसएफ। तो ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए हमें कि जब हम प्राइवेट सेक्टर को सिक्योरिटी दे सकते हैं तो ज्वाइंट वेंचर को तो हम फिर देंगे ही देंगे। ऐसे ही कौन सा है ये? मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको किस किसने बना? एएआई, और इसमें और भी छोटे मोटे स्टॉक होल्डर है, एआई प्लस अडानी ग्रुप, अडानी होल्डिंग एलटीडी कुछ करके है। ठीक है, और तो एआई क्या हुआ? ये गवर्नमेंट हुआ और ये प्राइवेट हुआ, और सिक्योरिटी कौन दे रही है? सीआईएसएफ दे रही है। तो समझ में आया ज्वाइंट वेंचर कि जब सरकारी और प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति मिलकर उसको चलाए, उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है ये? दिस इज द पर्सन हु मैनेज्ड एंड कंट्रोल द अफेयर ऑफ एन इंडस्ट्री अंडरटेकिंग। ये किसी भी औद्योगिक उपक्रम का क्या देखेगा? ये उसका प्रबंधन देखेगा, उसका नियंत्रण देखेगा और बाकी सारी चीजें देखेगा, जिसको कई नामों से जाना जाता है। दिस इज अ पर्सन मे बी नोन बाय द वेरियस टाइटल सच ए। अक्सर हम इसमें कंफ्यूज रहते थे ना, क्या मैनेजिंग एजेंट कौन है, जनरल मैनेजर कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर सिमिलर नेम कोई हो सकता है इससे संबंधित। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेगा? ये औद्योगिक उपक्रम का जो सारी चीजें देखता है, उसका मैंने प्रबंधन, कंट्रोल और भी सारे जितने काम होते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर की मोहर लगने के बाद ही होते हैं। दिस इज द पर्सन मे बी नोन बाय द वेरियस टाइटल सच एज मैनेजिंग एजेंट, डायरेक्टर, और इनको इन नामों से जाना जाता है। क्या हो गया? मैनेजिंग एजेंट, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एनी अदर। नेक्स्ट आता है हमारा मेंबर ऑफ द फोर्स। दिस टर्म रिफर एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड एट द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के तहत, जो हमारा अधिनियम है, सीआईएसएफ एक्ट है 1968, इसके तहत जिनकी भी नियुक्ति होती है वो मेंबर ऑफ द फोर्स है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, उसको मुझे कमेंट में आप उसका आंसर दे देना, ठीक है? तो इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा डायरेक्टर जनरल साहब, डीजी सर, मेंबर ऑफ द फोर्स में आते हैं
या नहीं आते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। अब मैं आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब्ड। ये प्रिस्क्राइब्ड क्या है? ये छोटा सा जो शब्द है ना, जितना ये छोटा शब्द है ये उतना ही खतरनाक है। वो कैसे? अगर ये शायद और थोड़ा बड़ा होता तो इतना खतरनाक ना होता। ये क्या कह रहा है? दिस मीन्स स्पेसिफाइड और डिफाइंड बाय द रूल्स एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के तहत स्थापित रूल्स के द्वारा डिफाइंड, परिभाषित या स्पेसिफाइड। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं आया। दोबारा समझो। दिस अधिनियम, इस अधिनियम के तहत स्थापित रूल्स के द्वारा परिभाषित और स्पेसिफाइड या निर्देशित। इसका वैसे तो सिंपल जो हिंदी है वो क्या है? निर्धारित है, निर्धारित। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं क्या एग्जाम्पल से कि ये क्या है। यहीं से सियासत की कहानी थोड़ी बिगड़ने लगती है। मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं? द ड्यूटीज of member of the force shall be prescribed। क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? बल सदस्यों के कर्तव्य निर्धारित अनुसार होंगे। क्या होंगे वो? जैसे कि मान लो कोई भर्ती चल रही है ना। अब इसमें उसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी तय की गई है कि भैया अगर आप भर्ती कर रहे हैं तो उसका क्या होगा। अगर हम फोर्स की बात करें तो 170 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए, उसका सीना होना चाहिए, वो फिट होना चाहिए, है ना। तो हम उस एलिजिबिलिटी के अनुसार उसको भर्ती करेंगे। तो ये क्या हो गया? निर्धारित है कि हम किसी व्यक्ति को भर्ती कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्राइटेरिया तय है। अब ऐसे नहीं कमांडेंट साहब ने फोन किया मेरा भांजा लाइन में खड़ा है उसको भर्ती कर दो, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये निर्धारित है। इसी तरीके से हमारी जो सैलरीज है और हमारे जो ऑपरेशनल काम है वो सारे क्या है? निर्धारित है। अब यहाँ तक तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया ठीक है, तो निर्धारित के बारे में बता रहा है। अब सवाल आ जाता है कि रोल कॉल में, जो रोल कॉल हमारी होती है उसमें आप चप्पल पहन के जाओगे या नहीं? चप्पल पहन के आप जा सकते या नहीं जा सकते? या मोबाइल आप ड्यूटी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये क्या है? ये ड्यूटी है हमारी, ये कहाँ से आती है चीज़ें निकल के? और इन चीज़ों पे बल्क में 37 बांटी जा रही है लोगों को। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रिस्क्राइब्ड है ये नियमों के बारे में कहता है कि जो नियम हमारे हमारी ड्यूटी निर्धारित करते हैं हम वो करेंगे। लेकिन ये जो मैं रोल कॉल में आप चप्पलों में जाओगे या नहीं जा सकते। मैस में आप स्लीपर में जा सकते हैं या शूज में जा सकते हैं। या फिर ड्यूटी पे मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ से निर्धारित होते हैं? ये होते हैं ऑफिस ऑर्डर से। तो अगर आप 37 या पनिशमेंट का आप उसको देखेंगे तो जो 60% जो पनिशमेंट रहेंगे ना, 60 to 80% वो नियमों के उल्लंघन पे नहीं रहेंगे। जो एक्ट निर्धारित करता है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा निर्धारित करती है, वो जो आपको पनिशमेंट मिले होंगे वो ऑफिस ऑर्डर पे मिले होंगे। कैसे? और वो इसी में आ जाते हैं। यहाँ से कहानी शुरुआत हो जाती है।
मान लो एक ऑफिस ऑर्डर निकाला गया कि भैया आप खाना खाते टाइम पीटी ड्रेस में आओगे या यूनिफॉर्म में आओगे, ठीक है, आप नहीं गए, वो क्या होगा, आदेश का कार्यालय आदेश का उल्लंघन हो गया, उस पर आपको 37 चिपका दी। तो यही चल भी रहा है। तो ये जो शब्द है ना, अगर इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता या एक्ट इसको एक्सप्लेन कर देता और ज़्यादा, तो ये जो सारी चीज़ें इन पर थोड़ा सा सुधार हो जाता। अब पहले आप देखेंगे, पहले के जो लोग हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता, भैया तीसरा बटन तेरा बाहर क्यों नहीं है, सॉरी 3 बटन से ज़्यादा कैसे बटन बाहर आपके दिख रहे हैं, 37 दो इसको, जबकि ये ना तो नियमों में कहीं है ना एक्ट में कहीं है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्या है, जब भी आपको मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल की वजह से 37 दी जाएगी, तो जो भी डीजी साहब का लेटर है या फिर कोई भी कार्यालय आदेश है किसी बड़े अधिकारी का, उसके आधार पे दिया जाएगा कि भैया आपको आदेश की अवहेलना आपने करी है। लेकिन ये कहाँ पे होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे निर्धारित में, कि आदेश कार्यालय आदेश के द्वारा आपको ये निर्धारित किया गया था आपकी ड्यूटी की, आपको मोबाइल यूज नहीं करना ड्यूटी पे। तो समझ में आया, प्रिस्क्राइब्ड क्या है, छोटा छतरी है ये। प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये क्या है समझते हैं। द रिफर एन इंडस्ट्री दैट इज नॉट ओन्ड और मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इन स्टेट दिस द मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। वो औद्योगिक उपक्रम जिसको चलाने में गवर्नमेंट का कुछ भी हिस्सा नहीं होता, ना तो उसका कंट्रोल होता ना उसका नियंत्रण होता, वो सारा रहता है किसका, किसी इंडिविजुअल प्राइवेट व्यक्ति का हो सकता है या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे रिलायंस प्राइवेट इंडस्ट्रीज, सॉरी रिलायंस लिमिटेड इंडस्ट्रीज, और हमारे पतंजलि का पदार्थ था जहाँ पे सीएसएफ डिप्लॉयड है, तो उसको कंट्रोल भी वो कंट्रोल भी रामदेव जी कर रहे हैं और उसको अंबानी जी कर रहे हैं। तो दोनों क्या हो गई, प्राइवेट सेक्टर की हो गई, इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।